हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? बेंडिंग ऑफ बीम। स्मॉल डी होगा सुमित कुमार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने डिजाइन का पार्ट पढ़ लिया था। आई गेस सभी को समझ आया होगा। सभी को आ गया था समझ में? कल हम लोगों ने सिंगली का लिख लिया था। नहीं, स्मॉल डी ही होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी बात कर रहे हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बात कर रहे हैं। हाँ, एल लेंथ है, एल इज स्पान, स्पान ऑफ बीम ऋषिकेश। ओके, चलिए, तो कल मैंने सिंगली आप लोग को बता दिया था। नाउ अब मैं आपको बताता हूं डबली का डिजाइन कैसे करेंगे, है ना। तो भी हम देखते हैं रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन। रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स बीम में क्या होगा आपका रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, उसको देखते हैं। तो डबली रेनफोर्स बीम के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम रेनफोर्समेंट, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा देखते हैं रेनफोर्समेंट कहाँ लगा हुआ रहता है उसमें, आपको यदि याद होगा तो। यदि हम बात करता हूं तो डबली रेनफोर्स बीम को जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो आपके पास पर कुछ स्टील था, इस लेवल पर था। हाँ सर, था। तो कुछ स्टील यहां पर भी था। इस तरह से अपन ने उसको समझा था, यदि आपको याद हो तो, है ना। चलिए, तो अब हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको जैसा देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि सर रेनफोर्समेंट ना कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर तो है क्या,
कंक्रीट, यहाँ पर क्या है स्टील, यहाँ पर क्या है स्टील, यहाँ पर क्या है स्टील। ये दोनों टेंशन जोन के, वो कंप्रेशन जोन के। तो कंप्रेशन जोन में एक बार और टेंशन जोन में एक बार, मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाएगा तो ये स्टील पूरे किस में है, टेंशन जोन में है ना, और ये स्टील कहाँ पर है, कंप्रेशन जोन में। तो कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों के स्टील निकालने होंगे हमें, लेकिन हम उसे इंडिविजुअली पढ़े तो इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा, इस सेक्शन को हम लोग बोलते थे बैलेंस सेक्शन, और इसको बोलते थे एडिशनल सेक्शन। ठीक है, ठीक है। यहां पर कितनी मूवमेंट रेज करनी है, यहां पर आपके पास पर जितनी आपके पास पर अप्लाई हुई है, mu इक्वल टू MOR होना चाहिए। यहां पर मैक्सिमम कितना कर पाता है, जितना कंक्रीट ऑफर करे। कंक्रीट कितना ऑफर करता है, mu लिमिट। तो मान लीजिए 200 की मूवमेंट लग रही है, कंक्रीट यहां पर कर पा रहा है 150, तो बची कितनी 50, तो ये कितनी करेगा 50, मतलब ये कितनी करेगा mu माइनस mu लिमिट। कैसे, थोड़ा देखेंगे, किसी को डाउट रहे तो देखिए। यदि अप्लाई हो रहा है 200, तो रेजिस्टेंस भी होना चाहिए कितना 200। ठीक है सर। यदि ये mu लिमिट कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है 150, तो ये कितना बचा 200 माइनस 150, दैट इज 50। क्लियर है ये सभी को, जो मैंने डेटा लेकर समझाया है, समझ आया सभी को। क्या बोल रहे हो भाई, मुझे df बाई डी ग्रेटर देन 0.2 नहीं समझ आ रहा, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। अरे अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ उसको भी। ठीक है, अब इसके बेसिस पर देखा जाए तो स्टील कहां पर है, बैलेंस सेक्शन में, जिससे कितना मूवमेंट रोकना है mu लिमिट। स्टील कहां पर है, एडिशनल सेक्शन में, कंप्रेशन टेंशन में, उसे कितना रोकना है मूवमेंट, mu माइनस mu लिमिट। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्या लिख रहा है करण, ठीक है करण, तुम मत करना, तुम मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां से जो मेंस में नहीं, प्री में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बन पाए। तुम शायद 1 या 2 बार पेपर दे रहे हो, है ना। मैंने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया है वो राइट फ्रॉम 2013 पेपर यदि दे रहे हैं, सिलेक्शन हुए हैं पेपर, अब उसके बाद वाले दे रहे हैं, उसके बेसिस पर जो मेरा एक्सपीरियंस बना ना, पेपर्स को देखकर, सिर्फ एसएससी जेई नहीं, स्टेट के जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स होते हैं उनको देखकर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम होते हैं जिनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, उनमें इस एरिया से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। इफ यू वांट, इट्स टोटली योर चॉइस। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, हैव अ टी एंड कम बैक अगेन। हम डिजाइन से आगे बढ़ चुके होंगे। इवन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक। एंड इफ यू नो कि यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया, देन सेंड मी द डेटा कि सर यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, तो हम बात करते हैं यहां से आपके पास पर स्टील जो है वो हम एक एक कर बात करते हैं बैलेंस सेक्शन में। तो हम बैलेंस सेक्शन के स्टील निकालते, तो क्या बोलेंगे उसे, टेंशन रेनफोर्समेंट। सर ये तो 2 जगह है, कहां कहां पर है भाई, सर इधर भी इधर भी। तो टेंशन रेनफोर्समेंट इन बैलेंस्ड सेक्शन। एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा, मेंस में नहीं बनाना होगा ना सर, इतना लिखना होगा, जितना मैं लिख रहा हूं अभी उतना ही लिखना होगा। ओके, चलिए, कितनी मूवमेंट रोकना है इस स्टील को, कितनी मूवमेंट रोकना है, mu लिमिट। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला होता है 0.87 Fy AST1 D माइनस 0.42 XU। क्लियर है, यहां से आप निकाल लेंगे कैसे,
एमयू लिमिट आपको दिया रहेगा कि कितना रोक रहा है, कहां से पूछ लो, कंक्रीट से नहीं पता है तो एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.138, 0.148, 0.133 एफसी के बीडी स्क्वायर, उसको यहाँ रखना। ये कंप्रेशन टेंशन के मूवमेंट बराबर होगा। ये ST1 नहीं पता, FI आपको पता है, डी आपको पता है, XU आपको पता है, नहीं पता है तो XU का फॉर्मूला रख देना सीधा और वहां से निकाल लेना ST। ठीक है, चलिए। और वैसे भी लिमिटिंग केस है तो आप XU लिमिट भी रख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल लिमिट जो कि 0.53D, 0.48D और 0.46D होगा, उसको रख दोगे तो AST1 आ जाएगा ना। ये तो टेंशन का हो गया। ओके, अब इधर के टेंशन का देखते हैं, ये वाले टेंशन का। सो क्या लिखेंगे अपन, टेंशन reinforcement in additional section। एडिशनल सेक्शन में देखते हैं, एडिशनल सेक्शन में मूवमेंट कितनी रोकनी है, MU माइनस MU लिमिट, इतनी मूवमेंट रोकनी है। तो मूवमेंट कितनी रोकनी है, MU माइनस MU लिमिट रोकनी है। ठीक है, एडिशनल में एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे यहाँ का, सर वही तरीका है, पॉइंट टेंशन के लिए 0.875 FI की स्ट्रेस, एरिया ऑफ स्टील AST2 एंड लेवर आर्म D माइनस D डैश, लेवर आर्म D माइनस D डैश। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे AST2। नेक्स्ट, कंप्रेशन जोन में भी स्टील है तो compression reinforcement in additional section। कैसे निकालेंगे एडिशनल सेक्शन के लिए, कितनी मूवमेंट रोक रहा है, MU माइनस MU लिमिट। MU माइनस MU लिमिट। कंप्रेशन फोर्स कितना है, कंप्रेशन फोर्स जो स्टील प्रोवाइड कर रहा है FSC माइनस 0.45 FC के, और ASC मैंने कॉमन ले लिया, वो था ना FSC ASC माइनस 0.45 FC के ASC, मैंने ASC कॉमन ले लिया। ये तो हो गया फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज लीवर आर्म D माइनस D डैश। यहां से क्या निकाल लेंगे आप, AS से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पर टेंशन के 2 स्टील और कंप्रेशन के 2 स्टील जाएंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल रेनफोर्समेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो टोटल रेनफोर्समेंट टेंशन और कंप्रेशन में कितने हो जाएंगे, तो टेंशन के लिए ऐड करो, टेंशन के लिए AST1 प्लस AST2, कंप्रेशन के लिए हो जाएगा ASC। ठीक है, नाउ अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, लिमिटेशन एज पर IS 456/2000। हाँ जी, देखिए मिनिमम वगैरह सभी क्राइटेरिया वही है जो सिंगली में बताए थे। यहां पर जो कुछ चेंज हो रहा है वो बता दे रहा हूं कि लेस देन इक्वल टू हम किसकी बात कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट की, टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लेस देन 4% ऑफ BD, और ये भी लेस देन 4% ऑफ BD। ठीक है, 4% ऑफ BD।
इतना आपको याद रखना पड़ेगा। टेंशन का मैं बता चुका है, टेंशन में ज्यादा से ज्यादा 4% लगा सकते हैं, कंप्रेशन में भी ज्यादा से ज्यादा 4% लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन जो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद डिटेलिंग करनी है, जो डिटेलिंग एज इट इज होगी, डिटेलिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, डिटेलिंग का भी जरूरत आएगी, एग्जाम में काम आएगा, तब अपन देख सकते हैं। क्या लिखा है सर, एक्चुअल लिमिट आया ना बैलेंस में? हाँ, एक्चुअल लिमिट लिखना है, लिख लो भाई। सो इस तरह से आप टेंशन का स्टील निकालेंगे, बैलेंस का टेंशन का स्टील निकालेंगे, एडिशनल का कंप्रेशन का स्टील निकालेंगे, फिर टेंशन को ऐड कर देंगे। कंप्रेशन को उसके साथ ऐड मत कर देना, कंप्रेशन अलग टेंशन अलग, क्योंकि अल्टीमेटली टेंशन ऐसा दिखेगा, कंप्रेशन ऐसा दिखेगा। लेकिन दोनों की लिमिटेशन भी है कि एएसटी जो होगा टोटल वो आपके किससे कम होगा, है ना, यही चीज लिखा है यहाँ पर। वो बात कर रहे हैं किसकी, एएसटी, और यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एएससी की। क्लियर है? अब यहां से कहां से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है यहां से, इस जोन से क्वेश्चन पूछता है क्या कि कंप्रेशन स्टील जो होगा वो कितना मूवमेंट रेजिस्ट करेगा, एमयू करेगा, एमयू लिमिट करेगा, एमयू प्लस एमयू लिमिट करेगा, एमयू माइनस एमयू लिमिट करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि आपने ये एनालिसिस समझा होता तो आप बराबर बता सकते थे, या फिर उन चारों ऑप्शन में से जय माता आदि कर कुछ ना कोई टिक कर सकते थे। तो यदि समझे होंगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या है। सर इसको तो देखकर याद हो जाएगा, देखकर यदि याद हो जाता ना तो आरसीसी की बुक देखना स्टार्ट करना आज से, है ना, और एग्जाम देने जाना और बताना कितने क्वेश्चंस बन गए। देखकर याद नहीं होता, समझने के बाद और उसको एक दो बार रिपीट करने के बाद याद होगा। सो ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इन डबली रेनफोर्स्ड बीम द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट विल रेस्ट, है ना। तो एमयू, एमयू लिमिट माइनस एमयू, एमयू माइनस एमयू लिमिट, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो आपको वहां पर बताना है क्या करेगा। तो ये डायग्राम यदि समझ में आया ना तो आंसर आसानी से कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा ये वाला, ये काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। सिंगली का सबको याद रहता है, डबली का याद नहीं रहता है ना। क्वेश्चन कैसा है? द ओवरऑल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील दैट इज प्रोवाइडेड इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, द ओवरऑल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब सिंगली डबली जो बीम है, फ्लेंज बीम जो है, ये थ्योरेटिकल बीम्स है, ये प्रैक्टिकल बीम नहीं है। प्रैक्टिकल तो बीम होती है, सिंगली डबली आप उसको थ्योरेटिकली ही बोल रहे हैं। जब थ्योरेटिकली ही बोल रहे हैं, थ्योरेटिकली यदि बोल रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि आप वहां पर सिंगली के अंदर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को काउंट ही नहीं करेंगे। कोई कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नाम का चीज ही नहीं होता, मतलब सपोर्टिंग बार को आप सिंगली में बात ही नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? वो तो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकली वो बार लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना होगा सिंगली बीम में, सो यू विल से कितना होगा, बताएंगे मुझे सरफराज मियां। जीरो। हाँ भाई सुदीप, इसमें अलग नहीं है क्या? नहीं, एएसटी मिनिमम वही। अरे भैया एएसटी मिनिमम लिखा है या एएससी मिनिमम लिखा है, बताओगे मुझको? सुदीप क्या लिखा है वो, एएसटी मिनिमम या एएससी मिनिमम, क्या लिखा है वो? एएसटी लिखा है ना, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मिनिमम। अरे प्राइमरी कहां पर लगाया जाता है रेनफोर्समेंट? प्राइमरी कहां लगाया जाएगा रेनफोर्समेंट? कंप्रेशन में, टेंशन में? प्राइमरी रेनफोर्समेंट कहां लगाया जाएगा? टेंशन में। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं, हमने यदि फॉर्मूला लिख दिया ऐसा, एएसटी मिनिमम अपॉन बीडी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। सर ये फॉर्मूला टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए? अरे बाबा ये देखो ना, ये क्या लिखा है, एएसटी लिखा है, टेंशन की बात कर रहा है, तो टेंशन का है। अच्छा सर कंप्रेशन के मिनिमम का फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो सर कंप्रेशन में कितने बार लगा सकते हैं? अरे भैया ये बना क्यों रहे हो, डबली क्यों बना रहे हो, मुझे बताओ।
मुझे मिस्टर एवाई सुदीप ये बताओ कि इसे कंप्रेशन क्यों, इसे डबली क्यों बना रहे हो? सर डबली इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कंक्रीट में ना सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, कंक्रीट फेल हो जा रहा है, इसलिए हम कंप्रेशन में कंप्रेशन जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट कम लगा दोगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर डबली नहीं बन पाएगा, प्रॉपर डबली नहीं बन पाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 200 की मूवमेंट ये रोक रहा है, 150 की ये रोक रहा है, तो 50 की इसको रोकना है, तो 50 की मूवमेंट तो इसे रोकना ही रोकना है। तो यहां पर मिनिमम का क्राइटेरिया है ही नहीं, यहां पर हमेशा बेंडिंग का क्राइटेरिया आएगा कंप्रेशन जोन में। आ रही बात समझ में? अभिषेक ठीक है, सुदीप ओके चलिए। सो एक चीज ध्यान रखो कि आप डबली बीम के अंदर पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का मिनिमम क्राइटेरिया कहीं मत ढूंढना, मिलेगा ही नहीं। कंसेप्ट आपका जो है वो कंसेप्ट समझोगे तो कभी पता चलेगा, हो ही नहीं सकता। टेंशन का जरूर हो सकता है। अरे यदि बेंडिंग ही नहीं हो रही है बीम में लेकिन श्रिंकेज की वजह से क्रैक आ रहा है, सर ऐसा कैसा होगा कि बीम में बेंडिंग ही नहीं हो रही? ये तो मतलब पहली बार ही सुन रहा हूं सर मैं कि बीम बना रहे हो बेंडिंग ही नहीं हो रही। अरे भैया आपने 2 मीटर की बीम बनाया, कितने की? 2 मीटर की, इतनी बड़ी बीम है, इतनी बड़ी 2 मीटर की बीम। ठीक है सर, 2 मीटर की बीम बनाया, लेंथ कम है तो बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी क्या? नहीं सर, लेंथ कम है तो बेंडिंग कम होगी, WL²/8, L कम हुआ, ठीक है सर बेंडिंग कम है। अरे भैया L कम है तो स्टिफनेस क्या होता है, K = EI/L स्टिफनेस। L कम है तो K की वैल्यू, स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका स्पान कम उसकी स्टिफनेस ज्यादा, जिसकी स्टिफनेस कम उसकी बेंडिंग कम। ठीक है, जिसकी बेंडिंग कम हो रही है मतलब वो बेंडिंग में फेल ही नहीं हो पा रही है। अच्छा सर बेंडिंग में फेल ही नहीं हो रही है, क्यों? अरे उसमें आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील जो 2 बार डाले थे ना, या 2 बार डालने की भी जरूरत नहीं। अच्छा तो सर बेंडिंग में फेल नहीं हो रही तो क्या मतलब वो फेल ही नहीं होगी? अरे फेल बिल्कुल हो सकती है, श्रिंकेज में फेल हो सकती है ना वो। अच्छा सर हाँ श्रिंकेज तो आप बताए थे, श्रिंकेज में क्रैक तो कहीं भी आ सकते हैं, कंक्रीट जहां क्रैक वहां, तो क्रैक तो कहीं भी आ सकते हैं, टेंशन कंप्रेशन कहीं भी। यदि वो क्रैक बढ़ गए तो क्रैक टेंशन में भी फेलियर लेकर आएंगे, कंप्रेशन में फेलियर लेकर आएंगे। हाँ सर बात तो सही है। तो हम सर कितने रेनफोर्समेंट लगाए टेंशन में? कम से कम वही 0.85 ये वाला रिलेशन, इतना कम से कम सर ये लगाओ, नहीं अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्रैकिंग से फेल हो जाएगा। बेंडिंग से तो बाद में होगा, क्रैकिंग से फेल हो जाएगा, श्रिंकेज आ जाएगा। आ रही बात समझ? सर कंप्रेशन में भी ऐसा क्राइटेरिया होगा, बोला था मैंने, सपोर्टिंग बार लगाने आप, सपोर्टिंग बार तो लगेंगे। अब 2 बार सपोर्टिंग बार लगा दिए बस, दैट्स ऑल। सर कितनी डाया होगी उसकी बता चुका हूं, पूछना मत मुझसे, बता चुका हूं, उसको लिखवा भी चुका हूं। ठीक है, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट। यदि मैं बात करता हूं डबली रेनफोर्स बीम का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और कल वाली क्लास के साथ ही इसको अटैच कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सभी को। चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग को घर से करना है। ठीक है, क्वेश्चन है डिजाइन अ beam to carry live load of 15 kilonewton per meter over a span of 6 meter. The proposed grade of material is M20 and Fe415 for concrete and
steel respectively. Assume all the necessary data from IS 456-2000 under LSM डिज़ाइन. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कल मतलब घर पर कर लीजिएगा, कल अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. Find the working live load that can be carried by given beams of 6 मीटर. दो बीम दी हुई है आपको पता करना है दोनों कितना लोड रेजिस्ट करेंगे. इस बीम में रेनफोर्समेंट है 3 बार है 16 mm के, विड्थ है 200, ओके, विड्थ है 200, डेप्थ है 350, चार बार है 20 mm के, दो बार है 16 mm के, 50 mm का डी डैश है, यहाँ पर FSC है 352 मेगा पास्कल, FI है 415 मेगा पास्कल, FC के है 25 मेगा पास्कल. और क्या चाहिए आपको? यहाँ पर लेंथ तो दे ही रखा है मैंने. यहाँ पर FC के है 20 मेगा पास्कल, FI है 415 मेगा पास्कल. और क्या बच गया यहाँ पर? हाँ, बाकी तो सब दे रखा है, कुछ लगेगा तो पूछ लेना. ये क्वेश्चन आपको दोनों सॉल्व करना है ना. दिस A एंड दिस B सॉल्व करें. पहले A सॉल्व करें, देन B सॉल्व करें. ओके, A और B सॉल्व करना है. ये दोनों, ये डिज़ाइन के क्वेश्चन नहीं है. पहली बात, यहाँ से कुछ समझ आएगा आपको, और वो समझ वाली चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में काम आएगी. वो छोटे लेवल पर पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पर बात कर रहा हूँ. कोई भी एटलीस्ट एक तो सॉल्व करे अभी, दूसरा घर पे भले ही करना. चलिए सॉल्व करें.
आज कर रहे हैं सॉल्व। सभी लोग करें सॉल्व। लेफ्ट वाली जो बीम है, जो ए वाली है, उसका जो इफेक्टिव कवर है दैट इज ऑल्सो 50 mm। जो 200 बाय 400 का इफेक्टिव स्पान दिया ना, उसका इफेक्टिव कवर 50 mm है। ठीक है, लाइव लोड आ रहा है 8.6। सुरभि का आ रहा है 16.27। बाकी लोग भी निकालिए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं।
16.27 आ रहा है सुरभि का भी और मनमोहन का भी। और भाई मनमोहन पहले 36 निकाले थे। 3-4 आंसर ही आए हैं और है 28 बच्चे, और एक ने तो 2 बार दे दिया, मनीष ने भी। हाँ मनीष, अप्रोच सही है। नहीं गिवन है बीम कौन सी है? कंसीडर्ड सिंपली सपोर्टेड। कोई 97 निकाल रहा है, 98 निकाल रहा है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखते हैं यहाँ से। चलिए इसी में देख लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए कि लाइव लोड निकालना है, डेड लोड निकालना है, क्या निकालना है? सर लाइव लोड निकालना है। लाइव लोड बोला गया है वर्किंग लाइव लोड। अब वर्किंग लाइव लोड क्या मतलब होता है? जो फैक्टर्ड नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझते हैं कि है क्या, क्या पूछना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, हमने पढ़ा था WU क्या बोलते हैं इसे? कौन सा लोड बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं फैक्टर्ड लोड। कौन सा लोड बोलते हैं इसे? फैक्टर्ड लोड। पहले तो टर्मिनोलॉजी का मतलब तो समझ आया। इसे क्या बोलते हैं? W। सर इसे बोलते हैं वर्किंग लोड। लाइव लोड या डेड लोड दो सर दोनों का ऐड है। इनका रिलेशन क्या है? WU इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ W। अच्छा, W और क्या होता है? डेड लोड प्लस लाइव लोड होता है। तो आपको क्या पूछा गया है? आपको ये पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है। मतलब आपको लाइव लोड वो भी वर्किंग का पूछा गया है। ठीक है, आप जो निकालेंगे ना वो ये निकालेंगे। आप जो निकालने वाले ये, क्योंकि आपने लोड को फैक्टर कर कर ही यूज किया है। क्योंकि आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोडिंग में और मटेरियल में दोनों में लगा चुके ना, कोलैप्स के लिए लगाए हो ना। तो इसलिए जो आप लोड निकालोगे वो फैक्टर्ड निकलेगा, उसको अनफैक्टर्ड करना पड़ेगा, डेड लोड माइनस करना पड़ेगा, तब लाइव लोड आएगा। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है सभी को? मतलब आपने WU निकाल लिया है जो बराबर होता है किसके? 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड के। और आपको चाहिए
ये अवेलेबल है। पहले तो ये लेकर आओ, कहाँ अवेलेबल है, इसे लेकर आओ। हमें पता है इस बीम के बारे में कि इस बीम के अंदर पर जो रेजिस्टेंस होगा, ये सिंगली रेनफोर्स बीम दिख रही है, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया क्या, एक्सयू लिमिट। कितना हो गया एक्सयू लिमिट, ग्रेड ऑफ स्टील 415.48 इंटू 400 का डेप्थ, कितना हो गया 192 mm हो गया। ठीक है, फिर निकाला हमने एक्सयू 0.87 FI AST अपॉन 0.36 FCK बी कितना है, वेट कितना है 200। ठीक है, तो यहां से जाएगा आपके पास पर एक्सयू, कितना आ रहा भाई एक्सयू 151 आ रहा है क्या विनीत, .87 FI 150 आ रहा है, तो एक्सयू आ गया 150.4 mm कह रहा हूं। सेक्शन कौन सा हो गया, अंडर इनफो सेक्शन हो गया ना, 192 ग्रेटर है उससे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR कहाँ से निकालो सर, टेंशन से निकालो, कंप्रेशन से बात बराबर आएगी। ठीक है, निकाल लो भाई, टेंशन से निकाल लो, 0.87 FI AST D minus 0.42 72.96 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट आ गई। ठीक है, 72.96। नाउ ये तो हो गया सॉल्व, और ये करना नहीं था, लेकिन इसके करे बगैर होगा भी नहीं, इसके करे बगैर होगा भी नहीं। अब ये कर कर पता चला कि बीम जो है वो कितना मूवमेंट राइज कर रही है 72.96। बीम यदि कुछ नहीं दिया तो बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसे कितने मूवमेंट राइज करना है, अप्लाइड, सो MU लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, MOR होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। अरे ये तो MU लिमिट से कम क्या है, MOR से भी कम है, MU लिमिट से कम क्या है, MOR से भी कम है, तो फिर क्या करेंगे भाई सर, निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करो। MU कितना हो जाएगा, WL²/8। अब ये जो W है यहाँ पर वो WU होता है, बताया भी था मैंने आपको, WU L इफेक्टिव होता है, L इफेक्टिव ले लो, L इफेक्टिव बाय 8 इज इक्वल टू MOR, MOR कितना है 72.96। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, कैरिड बाय अ बीम ऑफ 6 मीटर। कहीं लिखा है क्लियर स्पान 6 मीटर है, कहीं लिखा है क्लियर स्पान 6 मीटर है, नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है कंसीडर इट इफेक्टिव स्पान। यदि वो इफेक्टिव स्पान 6 मीटर लिखता तो हमारे पास पर फिर क्राइटेरिया होता है एल इफेक्टिव का। कौन सा क्राइटेरिया होता है एल इफेक्टिव का, कौन सा क्राइटेरिया है, LC प्लस डी और LC प्लस डब्ल्यू। विड्थ ऑफ द सपोर्ट तो है नहीं, तो ये वाले रिलेशन से अपन एल इफेक्टिव निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ये दिया ही नहीं है कि जो स्पान है वो क्लियर है या नहीं है, हमें दिया ही नहीं है कि वो स्पान जो है वो क्लियर है या नहीं है ना। और डिजाइन का क्वेश्चन तो है नहीं कि हम उसे क्लियर मानते हुए चलेंगे, डिजाइन का क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसीडर इट एज इफेक्टिव स्पान। तो WU तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि 6², ये 8। सॉल्व करेंगे तो WU आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा WU 72.96 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 36। तो ये हो गया 16.21 का।
क्या आ गया 16.21 का WU। हमें WU निकालना है क्या? नहीं सर, ये नहीं निकालना, हमें तो लाइव लोड निकालना है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो कर दिया सर। 16.21 का जो WU है किसके बराबर होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब डेड लोड कैसे निकालते पता है क्या? विड्थ और डेप्थ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से, है ना। तो विड्थ कितनी है आपके पास? पर विड्थ है सर हमारे पास पर 0.2 मीटर में रखना, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये जो है ये मीटर में है ना। किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज किलो न्यूटन मीटर, दिस इज किलो न्यूटन मीटर। सो यहां पर आपके पास पर 0.2 रखा अपन ने। डेप्थ 400 मैंने बोल दिया था कि इसको ले लेना, कितना mm ले लेना इसको? 50 mm बगल वाले जैसा। तो टोटल कितना हो गया? 0.45 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 प्लस लाइव लोड। डेड लोड तो ये हुआ पूरा प्लस लाइव लोड। क्लियर है? अब सॉल्व करो। तो पहले 16.21 को डिवाइड कर दो 1.5 से, टेन 10.8 हो गया ये। इधर से इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 2.25। तो 2.25 को इसमें से और माइनस कर दो। 2.25 इज इक्वल टू हो जाएगा लाइव लोड। दैट इज 8.55 और सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 8.55 किलो न्यूटन। आया बात समझ में? नहीं आया? अरे भाई आया नहीं आया बताएंगे। आ गया? लेंथ का है लोगो भैया? सरफराज मियां लोड किस फॉर्म में निकाल रहे हो? किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि यहां जो रखा था दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। तो डेड लोड भी किस में होगा? किलो न्यूटन पर मीटर। आ रही बात समझ में सरफराज? तो मिस्टर करण समझ आया नहीं आया? अभिषेक, सुरभि, ध्यान से देखो जिसको ये समझ नहीं आया भाई। इधर देखो, W की वैल्यू आई इतनी, तो WU कितना हो गया? 16.21 इज इक्वल टू 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, 1.5 डेड लोड कितना हो गया? 0.2 इंटू 0.2 का विड्थ, डेप्थ कितने का? 200 बाय 400 का। 400 तो इफेक्टिव डेप्थ है, प्लस 50 mm की है, तो कितना हो गया? 0.45 इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट सिखा चुका हूं। ये तो हो गया डेड लोड, प्लस कर देंगे लाइव लोड, जब जो कि किसके बराबर होगा? 16.21 का। अब लाइव लोड निकालना, मैथमेटिकली निकाल लो, निकाल लोगे ना इतना। तो लाइव लोड आ जा रहा है आपके पास पर 8.55 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके। अब एग्जाम में कहां से आ सकता है क्वेश्चन, वो बता रहा हूं। हाँ, एग्जाम में अभिषेक आएगा, कैसा आएगा वो बताता हूं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा एग्जाम में कैसा आएगा। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द
calculate the factored live load that can be carried by RCC beam of 8 meter which is supposed to carry 64 kilonewton meter बेंडिंग। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब इससे आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है अभिषेक, सुदीप, करण, यहां देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द फैक्टर्ड लाइव लोड, मतलब आपको WU इज इक्वल टू 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड में यही पूछ लिया है। पहली बात तो समझे क्या पूछ लिया है। ठीक है, क्लियर? ये भी हो सकता है डायरेक्टली यही पूछ ले, ये भी हो सकता है ये भी पूछ ले। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन यही होंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता कि कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी। ठीक है, कंसीडर वर्किंग डेड लोड 2 किलोन्यूटन। ठीक है, अब सॉल्व करें इसे। तो अब आपको सीधा क्या दे रखा है, यदि बीम नहीं बताया तो अपन कौन सी मान लेंगे, सिंपली सपोर्टेड। कितनी मूवमेंट को राइज कर रही है बीम, कितनी मूवमेंट को कर रही है, 64। ठीक है, WL² बाय 8, WU पता नहीं, L² पता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया WU इज इक्वल टू हो गया 8 किलोन्यूटन पर मीटर, माइनस कितना करेंगे, WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू डेड लोड। डेड लोड वर्किंग डेड लोड दिया है कितना, 2 प्लस 1.5 लाइव लोड। दिस इज हाउ मच, 8 माइनस 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 प्लस 1.5 लाइव लोड। इसको उधर पर लेकर आए तो दैट इज 5 इज इक्वल टू 1.5 लाइव लोड। आंसर ये हो गया आपका। क्लियर है? थ्री 3.3 क्या आ रहा है भाई, क्यों ये करण 3.33 क्या आया है, मैंने कुछ गलती किया है? आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फैक्टर्ड लाइव लोड या वर्किंग लाइव लोड, क्या पूछा है? मैं वही तो चीज बोल रहा हूं, जितनी चीजें हैंड कैलकुलेशन से आसानी से हो सकती है, यह भी ध्यान रखा जाता है कि डिप्लोमा स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने 12th कक्षा को नहीं पास किया है, जो सीधे 10th के बाद आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, डिप्लोमा करने के पहले 12th कर लेते हैं, लेकिन कुछ वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तो है नहीं ना कि 12th करना ही जरूरी है।
वहां तो आप 10th के बाद आ सकते हैं। तो यदि आपने मैथ्स नहीं किए तो ये मान लिया गया है कि भैया आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो हम आपसे डिवाइड डिवाइड ये सब चीजें ज्यादा नहीं करवाएंगे। नहीं करवाया उन्होंने यहां पर। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन था ये। हालांकि वो लोग गलत हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट को कुछ नहीं आता। डिप्लोमा स्टूडेंट ही जॉब निकाल रहे हैं, बीटेक वाले रह जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में यही कंसेप्ट में, देखिए मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया किस लेवल तक का जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। यदि मैं आपको नहीं बताता, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताता, वो तो आप लोगों ने बोला कि सर क्वेश्चन बताओ एक कैसे आएगा यहाँ का, एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा, अभिषेक ने कहा। तो अभिषेक ये क्वेश्चन अपन नहीं भी जानते ना तो भी आप एग्जाम में कर सकते थे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन से आपको आइडिया आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये करने के बाद आपको और थोड़ा क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको इधर ही समझा दिया था। कहां समझाया था भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आना चाहिए कौन सी चीज क्या है, क्यों है। समझ नहीं आया तो काम ही नहीं बनेगा। समझ नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, वो आपको पहले बता देता हूं, वो इधर से नहीं आएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में आएगा। जब मेंस में आएगा ना, आधे स्टूडेंट को नहीं बनेगा, ये भी बता दे रहा हूं पहले। क्यों नहीं बनेगा? सब डिजाइन कर जाते हैं, सब एनालिसिस कर जाते हैं। एनालिसिस और डिजाइन का जो मर्ज वाला पार्ट है ना, वो कोई नहीं कर जाता। वो ये है, सिंगली तो भी कर लेंगे, डबली कोई नहीं कर जाता। तो इसलिए जब ये ईएस के मेंस में आया तो बना ही नहीं पा रहे बच्चे, समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है। अरे भैया यहां से एनालिसिस करो और बीम का, डबली रेनफोर्स बीम का क्या निकालो? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसको इसी तरह से इक्वेट करो। जो भी मूवमेंट आएगा उसको यहां लिखो, इक्वेट करो और निकालो लाइव लोड कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ आया होगा और काम का है काफी। ठीक है अभिषेक, चलिए। तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की यदि मैं बात करूं घर में ना, तो जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पता चल गया ना, कैलकुलेशन आपके हाथ में है ना। यदि कंसेप्ट नहीं पता ना, कैलकुलेशन हाथ में रखा रखा रह जाएगा, लेकिन दिमाग काम ही नहीं करेगा कि आगे कैसे अप्रोच करना है। तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने फ्लेंज बीम पढ़ लिया, एनालिसिस, डबली एनालिसिस, सिंगली एनालिसिस और डिजाइन। डिजाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कैसे आएंगे क्वेश्चंस? तो आगे वाली क्लासेस में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, जहां पर डेटा बेस्ड, कोडल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज shear in RCC बीम। आरसीसी बीम में शेयर को हम पढ़ेंगे। ओके, शेयर इन आरसीसी बीम। अब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ सुमित कुमार, क्या डाउट था भैया तुम्हारा? जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, याद आया। सुमित कुमार का डाउट था कि df बाई डी लेस देन इक्वल टू 0.2 वाला और df बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 वाला, इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझ में आएगा, क्या सीखने को मिल रहा है? पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये क्या है? ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, है ना। क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट यदि अपन बात करते हैं, कैसे क्रॉस सेक्शन है? दिस इज, ये है डीएफ, है ना, और ये है डी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये बताता है, यदि आपके पास पर डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, या फिर क्वेश्चन को बना रहा हूं मैं आपके लिए ना, आपने पूछा इसी वजह से बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या बना रहा हूं मैं? if the thickness of, देखिए पहले तो कंपटीशन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अप्रोच बता देता हूं मैं सुमित, उसके बाद अपन समझेंगे। ठीक है, चलेगा?
if the thickness of slab is 150 mm when RCC beam in monolithic have effective depth 400 mm, slab will be fully utilized partially utilized only beam will offer resistance none of the above। तो इस टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहली बात तो इस पर ध्यान दो एक बार सुमित और बाकी लोग कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको दे रखा है थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है 150 mm, डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम ये दे रखा है। तो आपने निकाल लिया कि भाई ये दे रखा है 150 और ये दे रखा है इतना, तो 150 बाय 400। क्या ये लेस देन 0.2 है या ग्रेटर देन 0.2 है? क्या है उसको देख लीजिए। .375 आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.375 विच इज नॉट लेस देन 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0.2। यदि वो ग्रेटर होता है तो स्लैब कितना यूटिलाइज हो रहा है? स्लैब विल बी पार्शियली यूटिलाइज्ड। क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर है सुमित, बाकी सभी लोग क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज देखें, ये पार्शियली यूटिलाइज तो हो रहा है, ये तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब यहां पर बात आती है इसी बीम की डेप्थ को मैं बढ़ाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। स्लैब की थिकनेस को कम कर दिया, डेप्थ को बढ़ा दिया, क्या होगा? स्लैब की थिकनेस को कम कर दिया और बीम की डेप्थ को बढ़ा दिया, या स्लैब की थिकनेस को उतना ही रखता हूं 150 ही रखता हूं, और बीम की डेप्थ को बढ़ा दिया। क्या देखने को मिल रहा है यहां पर? सर इस रिलेशन से पूछ रहे हैं क्या? हाँ इसी रिलेशन से। सर डीएफ की वैल्यू सेम है, डी की वैल्यू बढ़ रही है, डी की वैल्यू 400 से 500 हो जाती है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा? ये रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये रेशो कम हो जाएगा। 500 कर देता है पर ना, 500 नहीं, इसको करते हैं मैं बन 600, मान लीजिए 600। .25, तो यही आ जाता है। 600 कर देता हूं डेप्थ, तो आ जाता है यहां पर 0.25, विच इज ऑल्सो सेइंग कि भाई यहां पर आपके पास स्लैब जो है वो पार्शियली यूटिलाइज होगा, बीम ही फुल्ली यूटिलाइज होगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही केस में किसमें स्लैब ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है? मतलब ज्यादा मतलब 100% तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसका फैक्टर जो है वो ज्यादा है, उसका कम है।
क्योंकि धीरे धीरे यदि अपन इसको 0.2 कर देंगे तो स्लैब फुल्ली यूटिलाइज होने लगेगा। जैसे जैसे 0.2 से दूर जाएंगे तो स्लैब पार्शियली यूटिलाइज होगा। क्लियर है? सो यहां से जो चीज समझ में आता है, इन बैलेंस कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चीजें हमने पढ़ा है वो कहां पर पढ़ा है? इन बैलेंस्ड कंडीशन। इन बैलेंस कंडीशन जब आप एक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मेंटेन करें इस रिलेशन को, डीएफ बाय डी के रिलेशन को इस तरह से मेंटेन करें। कैसे मेंटेन करें? डीएफ जो हो वो लगभग 20% तो हो इफेक्टिव डेप्थ का, है ना। यदि 20% से ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होता है? स्लैब यदि 20% से ज्यादा होता है, इधर ही देख लो, बीम है 500 mm, 500 का 0.2 मतलब 20%। और यदि डीएफ इससे ज्यादा है, स्लैब की थिकनेस, स्लैब इससे ज्यादा है, तो पार्शियल यूटिलाइज होगा, फुल्ली यूटिलाइज होगा, ये तो सिंबल ही बता रहा है। यदि स्लैब इससे ज्यादा नहीं है मतलब फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। ये एक यहां से आपको रिलेशन समझ में आता है। इसका मेन कंसेप्ट यह है कि जब भी आप टी बीम बनाएं तो टी बीम बनाते टाइम आप स्लैब की थिकनेस और बीम की डेप्थ को इस प्रोपोर्शन में करें कि आपके पास पर स्लैब ऐसा ना हो कि बहुत यू कैन से कि बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है, स्लैब यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि स्लैब की थिकनेस बहुत कम है। और ऐसे केस में बी इफेक्टिव भी आपका कम हो जाएगा। कैसे कम होगा बी इफेक्टिव? देखते हैं। यदि आपने कहा कि नहीं सर मैं तो स्लैब से ही यूटिलाइज कराना चाहता हूं, आप में से कुछ होशियार हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं इसको 150 की जगह सर मैं इसको कर दूंगा 80, कर दो भाई, ठीक है। और सर मैं बीम की डेप्थ को कर दूंगा 600, कर दो भाई। सर अब तो रेशो आप देखिए कितना आएगा, अब रेशो कितना आएगा? .133। तो ये रेशो आ गया 0.133। और आप कहोगे यहां पर स्लैब क्या होगा? स्लैब विल फुल्ली यूटिलाइज होगा, फुल्ली यूटिलाइज है ना, के 0.2 से तो कम है। हाँ सर होगा, फुल्ली यूटिलाइज होगा। चलिए सर अब ये 0.2 इसी का डायग्राम बनाता हूं। ये तो थ्योरेटिकल तो देख लिया वैल्यू, अब इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लो। ये है, इस पर आप लोड लगाओ। स्लैब की थिकनेस कम हो जाने की वजह से ये क्या कर जाएगा? स्लैब की थिकनेस कम हो जाने की वजह से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इतना ही पार्ट बचेगा, इतना ही पार्ट बचेगा एज बी इफेक्टिव, इतना ही पार्ट बचेगा एज बी इफेक्टिव। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? आ रही है। आपने स्लैब की थिकनेस को क्या कर दिया? कम कर दिया, बी इफेक्टिव की वैल्यू कम हो गई। फॉर्मूला देखते हैं, क्या है फॉर्मूला? 0.45 FCK है स्ट्रेस एरिया, बी इफेक्टिव माइनस BW। अरे बी इफेक्टिव तो वैसे ही कम है, उसमें से BW कम कर दिया, पता चला 50 mm का बचा है, ये इतना जोन। स्लैब पता चला 50 mm का स्लैब है जो यूटिलाइज हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रेशो ही ऐसा ले लिया था, इतना सा स्लैब यूटिलाइज हो पा रहा है, बाकी हो ही नहीं पा रहा। आ रही बात समझ में? तो सुमित कुमार, ये जो आपके पास पर वैल्यूज है 0.2 वाली, ये आपको हेल्प करती है एक ऐसा डायमेंशन सेलेक्ट करने में जिसमें रेजिस्टेंस स्लैब से हम अच्छे से ले सकते हैं। हमने कहा कि सर इस वैल्यू के हिसाब से स्लैब से रेजिस्टेंस तो मिलना चाहिए। अरे स्लैब ही छोटा सा तो रेजिस्टेंस कितना देगा? स्लैब है ही छोटा सा, ये तो स्ट्रेस है 0.45 FCK 9 मेगा पास्कल। 20 आपके यदि देख लेते हैं अपन
20 का कंक्रीट है तो 9 मेगापास्कल की स्ट्रेस यहां से मिल रही है, बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू। विड्थ बहुत कम हो गई आपकी, ठीक है। यदि रेशियो आपका थोड़ा ज्यादा रहता, 1.133 की जगह 0.2 के आसपास रहता, यही रेशियो को 0.2 के पास क्या रहता, तो ये डेप्थ क्या हो जाती, बढ़ जाती, डेप्थ बढ़ जाती तो डिफ्लेक्शन जोन आपका कम हो जाता और यहां से आपके पास पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो बढ़ जाता, बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाती, ओवरऑल प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस देखने में ज्यादा मिलता, ठीक है। तो ये जो 0.2 वाला है, ये जो 0.2 वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको सिर्फ ये हेल्प करता है जब आप डिजाइन करें तो बीम का जो टी बीम का जो आप शेप डिसाइड करने वाले हैं ना, वो डिसाइड आप सही से कर पाए, ठीक है। सुमित, बस उसी वजह से और किसी चीज के लिए नहीं। आप लोग ये याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, इफेक्टिव डेप्थ से यदि स्लैब की थिकनेस, इफेक्टिव डेप्थ से यदि स्लैब की थिकनेस 20% से ज्यादा है तो स्लैब पार्शियली यूटिलाइज होगा, 20% से कम है तो स्लैब फुल्ली यूटिलाइज होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। लेकिन सुमित कुमार और बाकी सभी एक चीज ध्यान से समझना, ये आपको हेल्प करता है ऐसे क्रॉस सेक्शन लेने में जिसमें आप स्लैब को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, हेल्प करता है ना, फोर्स नहीं करता, यही लेना है। अब आपने क्या हुआ, आपने तो ठीक है मैंने लिया, मैंने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया जिस क्रॉस सेक्शन में स्लैब को और क्रॉस सेक्शन को मैंने सही से बैलेंस नहीं किया और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दे दिया, तो उस क्वेश्चन में डीएफ बाई डी कुछ और बता रहा है, प्रैक्टिकल डिटेल कुछ और आ रही है। तो डीएफ बाई डी बताता है एक स्टैंडर्ड कंडीशन अंडर बैलेंस सेक्शन, और यदि मैंने कुछ उल्टा सीधा दे दिया ना तो हो सकता है उससे सॉल्व ही ना हो। तो इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कन्वेंशनल वाले, वहां पर डीएफ बाई डी जैसी चिड़िया कोई नहीं होती, उसको उड़ा देना। अभी चिड़िया पकड़ी है ना तो उसको उड़ा देना कन्वेंशनल एग्जाम में, अभी सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के काम का है ये, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहां से, बारिश का माहौल बना हुआ है मेरे यहाँ पर, है ना, आज बारिश होने के पूरे आसार है। कल भी बहुत बारिश का माहौल था और कल भी दगेबाज निकल गए बादल, और आज भी ऐसे लग रहा है। चलिए सो हम बात करते हैं शियर इन आरसीसी बीम। अब शियर इन आरसीसी बीम के अंदर पर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली यदि मैं बात करूँ तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रिस्पेक्टिव यदि बात करता हूं तो ये आपका 2 से 3 नंबर मैक्स टू मैक्स आ सकता है, मैक्स टू मैक्स आ सकता है। हालांकि यदि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करूं, हर एग्जाम्स को कवर किया मैंने, एई जेई सभी के, तो 2 से 3 नंबर का देखने को मिलता है। सिर्फ एसएससी जेई की बात करता हूं तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं यहां से। कितने? 1 से 2। अब वो 1 से 2 क्वेश्चन कितने हैं, किस चीज पर है? कोडल प्रोविजन, और 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं यदि हमारे एग्जाम्स को कंसिडर करें तो कोडल प्रोविजन एंड कंसेप्ट। ईएस की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, तो वहां कोडल प्रोविजन से 0 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहां से वो कोडल प्रोविजन नहीं पूछता। और वहीं पर यदि मैं कंसेप्ट की बात करूं तो पूरे कंसेप्ट से क्वेश्चन और 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन एसएससी जेई की बात करूं तो 1 से 2 मार्क का यहां से पूछा जा सकता है, 0 से 1 मार्क का यहां से पूछा जा सकता है। मतलब कंसेप्ट शेयर में बहुत अच्छे है ना तो 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन कोडल प्रोविजन याद है तो 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं। तो फोकस कहां रहेगा आपका, कहां रहेगा? कोडल प्रोविजन पर। सर कोडल प्रोविजन समझना है, कोडल प्रोविजन क्या क्या है उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने जो बताया इसको एकदम माइंड पर रखें, हमेशा काम आएगा कि ये टॉपिक कैसा है, किधर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। शियर इन आरसीसी बीम के बारे में बात करते हैं तो आरसीसी बीम के अंदर पर जैसे बेंडिंग आती है तो वैसे शियर भी आता है ना। शियर को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं,
ठीक है, शेयर को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस तरह के शेयर देखने को मिलते हैं यदि मैं बात करूं, रफली यदि बात करूं, हालांकि इसका आरसीसी में जरूरत नहीं है पढ़ने का, क्योंकि हम शेयर इन आरसीसी बीम में स्पेशल चीज ही पढ़ते हैं। ठीक है, शेयर आपको डायरेक्ट फोर्स की वजह से, डायरेक्ट लोडिंग की वजह से मिल सकता है, जैसे हम डायरेक्ट शेयर बोलते हैं, डायरेक्ट शेयर बोलते हैं। ठीक है, हमें बेंडिंग की वजह से भी शेयर मिल सकता है, तो इसे हम बोलते हैं बेंडिंग शेयर। या फिर टॉर्शन या ट्विस्टिंग हो रहा है उसकी वजह से मिल सकता है हमें, तो हम उसे टॉर्शन शेयर बोलते हैं। कौन सा? टॉर्शन शेयर। हमारा जो मेन काम है पढ़ने का शेयर को, वो है ये पार्ट, बेंडिंग शेयर। बेंडिंग डोमिनेट करती है, तो बेंडिंग की वजह से शेयर जो आएगा वो भी डोमिनेट करेगा। टॉर्शन यदि डोमिनेट करेगा तो उसकी वजह से आने वाला शेयर भी डोमिनेट करेगा। डायरेक्ट शेयर टाइप की कंडीशन होती नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑलवेज बेंडिंग की कंडीशन में रहता है, तो इसलिए डायरेक्ट शेयर का केस हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हम मेनली बेंडिंग शेयर को ही देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये कवर होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। बेंडिंग शेयर पढ़ने वाले हैं, टॉर्शन शेयर पढ़ने वाले, कौन सा शेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, शेयर इन आरसीसी बीम, टॉपिक तो बीम का ही है ना, बीम का ही है, बस उसके अंदर पर आपके पास पर जो चेंज हो गया वो है शेयर। शेयर का पार्ट जो है वो अब ऐड हो गया। अब अपने पास पर बेंडिंग या फ्लेक्सर स्ट्रेसेस जो है वो वाला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहां से मैं बात करता हूं इस बीम के अंदर पर, आरसीसी बीम के अंदर पर। तो आरसीसी बीम के अंदर पर सबसे पहले एकदम बेसिक सी चीज समझते हैं, वो है शेयर स्ट्रेस, है ना, शेयर स्ट्रेस का डोमिनेशन। shear stress in RCC beam, shear stress in RCC beam, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछा जाएगा, पहले तो मैं नॉर्मल बीम बताता हूं। दिस इज अ नॉर्मल बीम, और इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे बगल में। ठीक है, उसी के बाद आरसीसी बीम और उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे बगल में। सिंगली बना रहा हूं, सिंगली से ही समझ आ जाएगा आपको, और सिंगली ही पूछा जाता है, डबली का कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि डबली का कोई स्पेशल शेप नहीं है, या तो डायग्राम देकर पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं तो ये जो बीम है, तो ये आरसीसी बीम है, ये नॉर्मल बीम है। इस नॉर्मल बीम का यदि मैं शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं तो कैसा बनता है, आप लोगों ने बना रखा होगा, बनाया है नॉर्मल बीम का स्ट्रेस डायग्राम। कहां पर बनाया है सर हमने इसे, आप लोगों ने बनाया है इसे सोम में। क्या बनता है भाई, बताएंगे? हाँ जी, क्या बनता है? पैराबोलिक, और याद रखने के लिए आप लोग याद रखते हैं डी शेप बनता है। मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, यहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, टाउ सी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस कहां पर हो रहा है आपके पास पर, न्यूट्रल एक्सिस पर हो रहा है। ठीक है, हमें बीम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दिस इज विड्थ एंड दिस इज डेप्थ। अब वही चीज, दिस इज अ नॉर्मल बीम, है ना, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ नॉर्मल और प्रिज्मेटिक बीम। अब हम देख रहे हैं यहां पर आरसीसी बीम में, आरसीसी बीम में क्या कंसेप्ट है, क्या अजम्पशन है, उसको ध्यान में रखते हैं। क्या कंसेप्ट और क्या अजम्पशन है सर? आरसीसी बीम में हमारे पास पर एक अजम्पशन नंबर 5 था। क्या था अजम्पशन नंबर 5? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड, मतलब टेंशन में स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं देगा, कंप्रेशन में बस देगा। तो कंप्रेशन में देगा तो सेम मटेरियल, अब सॉरी सेम डायग्राम बन जाएगा आपके पास, ये सेम डायग्राम बना कंप्रेशन। ये डायग्राम कैसे जाएगा, ये डायग्राम आपके पास पर, एक मिनट,
ये डायग्राम को ऐसा जाना चाहिए था, यदि नॉर्मल बीम रहती तो ऐसा जाता, लेकिन ये नॉर्मल बीम तो है ही नहीं, तो ऐसा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पर सेम मटेरियल कंप्रेशन और टेंशन में रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है, सेम मटेरियल कंप्रेशन और टेंशन में रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बात सभी को? ठीक है, तो कंप्रेशन में कौन दे रहा है? कंक्रीट दे रहा है। अब टेंशन में कौन दे रहा है? सर स्टील दे रहा है। कहां पर दे रहा है? सर लेवल ऑफ द स्टील बार दे रहा है। कितना दे रहा है? जितना कंक्रीट ने कंप्रेशन में दे दिया है ना। हम हमेशा बैलेंस सेक्शन बनाते हैं, तो बैलेंस सेक्शन बनाएंगे बेसिकली अपन बात करें अंडर रेनफोर्स तो बाद में पता चलता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या होता है, अज्यूम करते हैं C = T, तो हमेशा बैलेंस सेक्शन बनाएंगे। यदि हम बैलेंस सेक्शन बनाएंगे तो जितना कंक्रीट ने कंप्रेशन से दे दिया है उतना ही स्टील टेंशन से देगा। यस और नो बताएंगे? यस और नो, है ना। तो यदि यहां से यदि कंक्रीट ने इतना रेजिस्टेंस दे दिया है तो स्टील भी देगा, तो स्टील का रेजिस्टेंस कंक्रीट के बराबर होगा, मतलब यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस होगा। So diagram could be like this. Diagram could be like this. जो बन सकता था ऐसा, ये जो लाइन बनी हुई है डैश लाइन, लेकिन वो नहीं बना, क्योंकि यहां पर टेंशन जोन में रेजिस्टेंस तो कंक्रीट ने दिया ही नहीं। टेंशन जोन में रेजिस्टेंस स्टील ने दिया, और वो भी कहां पर दिया? एक लेवल पर दिया, और कितना दिया? जितना कंक्रीट ने कंप्रेशन में दिया। कंक्रीट ने कंप्रेशन में इतना दिया मैक्सिमम, उतना स्टील ने दे दिया। यही होगा बैलेंस कंसेप्ट। आ रही है बात समझ में सभी को? तो ये बन गया आपके पास पर स्ट्रेस डायग्राम। So this is your stress diagram, which is parabolic above the neutral axis and rectangular below it. अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा डायग्राम पढ़ा है। ये डायग्राम किसका है भाई? ये डायग्राम कौन सा है? बीम का किस चीज का है? शियर स्ट्रेस डायग्राम। अभी इसी का यदि मैं बेंडिंग डायग्राम बनाऊं, बेंडिंग डायग्राम बनाए क्या इसका? सर बना लीजिए। तो ध्यान से याद रखिएगा, बेंडिंग और शियर में बहुत डिफरेंस होता है, कि आप भूलने की कोशिश करेंगे पर भूलना नहीं है। This is rectangular, this is parabolic. ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये बेंडिंग डायग्राम है, ये शियर डायग्राम है। ये अबव द न्यूट्रल एक्सिस ही बनता है, ये अबव द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट से और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस स्टील से बनता है। क्लियर है बात सभी को? दोनों सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। ठीक है ना, तो इतना याद रखेंगे आप लोग। हटा रहा हूं मैं इसको। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से इन नॉर्मल बीम रेजिस्टेंस is offered by material in both tension and compression. Same material है। In RCC beam, in RCC beam resistance is
resistance is offered by concrete in compression zone while steel in tension zone under assumption of compression equal to tension. क्लियर है सभी को? याद रहेगा, बहुत बार ईएस में, गेट में, एसएससी में, एई में, हर जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है. ये पैराबोलिक क्या हुआ? ये पैराबोलिक ही बन रहा था, ये पैराबोलिक ही बन रहा था, जैसा ये बना वैसे ही बना. लेकिन ये बीम आरसीसी है, इसके कुछ अजम्पशन है. वो अजम्पशन है कि टेंशन जोन का मटेरियल, वही मटेरियल जो कंप्रेशन में है, वो टेंशन में सेम बिहेवियर नहीं देगा. कितना देगा? जीरो बिहेवियर देगा, जीरो रेजिस्टेंस देगा. अच्छा, जीरो देगा तो बनेगा ही नहीं डायग्राम. अरे रेजिस्टेंस मिलेगा कहां से? नहीं मिलेगा. लेकिन इस जोन में कौन लगेगा? स्टील लगेगा. स्टील कितना रेजिस्टेंस देगा? जितना कंक्रीट कंप्रेशन में देगा उतना स्टील टेंशन में देगा. तो इसने यहां पर जितना दिया, इस जगह पर जितना दिया, किसने? कंक्रीट ने दिया. उतना ही कौन दे रहा है? स्टील दे रहा है थ्रू आउट. स्टील दे रहा है थ्रू आउट. दिस इज अवर अजम्पशन, दिस इज अवर अजम्पशन की स्टील दे रहा है थ्रू आउट. सर यदि कंक्रीट की ग्रेड M25 कर दूंगा तो स्टील क्या करेगा? स्टील भी बढ़ाएगा ना स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको कंक्रीट की ग्रेड M25 करने से ये डायग्राम में चेंज होगा. डायग्राम तो सेम रहेगा, 30 कर दो, 35 कर दो, डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही बाकी सभी स्ट्रेंथ रिलेटेड है. कंप्रेसिव बढ़ेगी तो शियर बढ़ेगी, फ्लेक्सर शियर बढ़ेगी, आपके पास बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टॉर्शन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. सभी का रिलेशन है. आप अभी आगे देखेंगे, मैं फॉर्मूला बताऊंगा. ठीक है, चलिए, समझ आया सभी को? याद रहेगा सभी को? समझ आया? याद रहेगा? सो दिस इज पैराबोलिक. लेकिन ध्यान रखे, एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से, इसलिए बता रहा हूं. ये होगा अंडर इलास्टिक, तो अपन बोल सकते हैं इलास्टिक स्टेज. इलास्टिक स्टेज में आपसे ना इलास्टिक स्टेज ना पूछकर उन्होंने कुछ और पूछ लिया था. क्या पूछ लिया था उसको मैं लिख रहा हूं. आपसे इलास्टिक स्टेज ना पूछकर अल्टीमेट स्टेज या प्लास्टिक स्टेज पर पूछ लिया था. तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा वो बता रहा हूं. कैसा हो जाता है? मटेरियल आपका कैसा बिहेव कर रहा है? विजिबल है सभी को? हाँ सर विजिबल तो है ही, अभी भी विजिबल होगा, है ना? विजिबल है भाई सभी को? यस, चलो ठीक. तो यही डायग्राम कैसा हो जाता है? ये तो लास्ट एक स्टेज का बता दिया, है ना? कुछ ऐसा डायग्राम हो जाता है. सर ये दोनों लगभग सेम तो लग रहे हैं? नहीं, ये पैराबोलिक है प्रॉपरली, एंड दिस इज नॉट पैराबोलिक, दिस इज समहाउ लीनियर. ये थोड़ा सा लीनियर हो जाता है. और ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अल्टीमेट, यू कैन से प्लास्टिक स्टेज पर.
ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ईएस में, और मुझे लग रहा है कि ये शायद आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं इस डायग्राम को वापस से बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि अल्टीमेट या प्लास्टिक स्टेज में जब मटेरियल एकदम ऑलमोस्ट फेल कर जाता है, उस केस में जो आपका इलास्टिक स्टेज है वो तो खत्म हो जाती है ना, वहां पर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां पर जो आपके पास पर बिहेवियर रहता है स्ट्रेस का, वो कुछ इस तरह से हो जाता है। क्लियर है बात सभी को? ये आपको थोड़ा कम मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में सूम में बताया गया है ना, आरसीसी में नहीं बताया गया। ठीक है, अब आरसीसी में नहीं बताया गया, इसका मतलब क्या है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए, समझ आया सभी को? क्लियर? चलिए, 2 डायग्राम बोल रहा हूं मैं आपको बनाने के लिए, यहीं पर लिख देता हूं जो आपको बनाना है। क्या डायग्राम बनाना है? शियर स्ट्रेस डायग्राम। अरे सर ये तो बना ही दिया आपने। मैंने कौन सी बीम का बनाया? रेनफोर्समेंट का है। यहां पर आपको 2 बीम बनाकर दे रहा हूं, उनके बनाकर लेकर आना है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डायग्राम बने बनाए आएंगे, और पूछा जाएगा कि डब्ली में या टी बीम का डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम, तो आपको बताना होगा। और यदि आप खुद से बनाएंगे तो जो आपने सोम में पढ़ा होगा वो कंसेप्ट को यूज करना है, और जो आरसीसी मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इन दोनों बीम के आपको स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। जयपुर लेकर आना है। देखो भाई, क्लास ओपन कराओ, देवकरण क्लास वगैरह ओपन कराओ, आपके गहलोत जी को बोलो कि जयपुर में क्लास ओपन करे, आऊंगा तो फिर देखता हूँ क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते हो। ठीक है, चलिए, तो ये जो दोनों डायग्राम है, ये दोनों हैं, इन दोनों के डायग्राम बनाने हैं आपको, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैं बात करता हूँ शेयर इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में शेयर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उस टॉपिक को आपको यहाँ से देखना है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरसीसी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बीम में शेयर का डोमिनेशन कहां देखा जाता है। डोमिनेशन ऑफ शेयर इन बीम, है ना, पहले पता करते हैं अपन। इन आरसीसी बीम shear mainly dominate near the support। नियर दी सपोर्ट डोमिनेट करता है। देखते हैं कैसे। एक बीम ले लेते हैं अपन, दिस इज अ बीम, दिस इज अ बीम। अब इस बीम पर आप लगा दीजिए लोडिंग। ठीक है, इस बीम पर आप लगा दीजिए लोडिंग, जैसा भी आपको लगाना है। पॉइंट लोड लगाना है, पॉइंट लोड लगा दो। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसा बन गया, है ना, इस तरह से बन गया। यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8। यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां पर शेयर फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है,
तो आपको देखने को ये जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि सर शियर फोर्स का डोमिनेशन नियर दी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, शियर फोर्स का जो डोमिनेशन है वो नियर दी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यही है रिलेशन जो हमें पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है हमें? शियर इन बीम पढ़ना। तो शियर इन बीम मेजरली आपको कहां पर देखने को मिलेगा? डोमिनेट करता हुआ सपोर्ट के पास देखने को मिलेगा। बेंडिंग जो कि हम पढ़ चुके हैं, बेंडिंग जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसी बीम के अंदर पर यदि मैं क्रैक्स वगैरह को देखूं तो क्रैक्स वगैरह कैसे दिखेंगे उसको तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ में आना चाहिए शियर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, सोम में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वहां पर यदि हम बात करते हैं तो कहां पर डोमिनेट करता है शियर? शियर कहां पर डोमिनेट करता है? शियर इज डोमिनेटिंग नियर दी सपोर्ट ऑफ द बीम, बीम के सपोर्ट के पास पर डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए, अब ये पार्ट तो मैं रिवाइज कराया हूं, ये पार्ट रिवाइज कराया हूं, ऐसा नहीं कि ये पार्ट को मैं पढ़ाया हूं, है ना। जो भी सोच रहा है ना कि सर ने ये पार्ट पढ़ाया है तो एकदम गलत है भाई। आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पहले से पता था, मैंने बस रिकॉल करने की कोशिश किया यहां से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ना सर, सुमित कुमार, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, हमें आपके साथ बहुत संवेदना है, आपके साथ संवेदना हमारी बनी हुई है ना। आप इस दुख से कैसे बाहर आएंगे जब आप इस डायग्राम को पैराबोलिक बना रहे हैं, शेयर फोर्स के डायग्राम को, है ना। तो ये दुख है, एक बड़ा बहुत बड़ा दुख है जो हमें है, और हम आपके साथ हैं। आप इसको इंक्लाइंड बनाने की कोशिश करें, हम पूरे सब लोग आपके साथ हैं। आप टेंशन बिल्कुल न लें, कोई घबराहट हो, कोई टेंशन हो, परेशानी हो तो बिल्कुल किसी डॉक्टर से ना मिले, है ना। महेश सर ने यदि आपको सोम पढ़ाया तो महेश सर से कांटेक्ट करें, और घबराए नहीं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक खोलना है, टेक्स्ट बुक से खोलकर कंफर्म करना है कि कैसा बनता है। ठीक है, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार सुमित, हाँ कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसे ही बनेगा ना, कैसे बनेगा? इसके अलावा मैं तो यार सोचा कि तुमको ये पता होगा, हाँ तुम तो और कच्चे में उतार रहे हो मुझे। महेश सर ना गोली लेंगे, गोली बंदूक का गोली होता है ना, वो नहीं, जो गोली होता है खाने वाला गोली, वो गोली को पार्सल कर कर भेजेंगे तुमको, लेकिन वो लगेगी वही वाली गोली जैसा जो बुलेट होता है ना, वैसा लगेगा। इसलिए कांटेक्ट नहीं करना, दुख में रहो। चलिए, ये वाला पार्ट हमारा समझ में आता है। शियर डोमिनेट कर रहा है नियर दी सपोर्ट, ये समझ में आ रहा है। बेंडिंग डोमिनेट करता है कहां पर? इस बीम में, हमेशा नहीं, इस बीम में डोमिनेट कर रहा है। कहां पर? मिड ऑफ द स्पान पर। नहीं सर, हम तो इसको भी याद रख लेते ना, मिड पर ही करेगा बेंडिंग हमेशा डोमिनेट। अरे भैया ये याद रख लोगे तो कैंटिलीवर में क्या होगा मेरे राजा? कैंटिलीवर में कहां होता है बेंडिंग? सर वो सपोर्ट में ही होता है। फ्री एंड पर कितना होता है? सर 0 होता है ना। तो ऐसा रटना नहीं। शियर फोर्स के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, वो सपोर्ट पर ही होता है मैक्सिमम, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट आपके पास पर, जहां पर आपके पास है मैक्सिमम बेंडिंग मिल सकता है या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वहां की बात होगी। ठीक है, चलिए अब यदि मैं बात करता हूं यहां से, जो चीज आप और सोम में पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर चुके हैं आप लोग। किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के लिए, जिसमें आपने बेंडिंग से रिलेटेड आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, सॉरी शियर से रिलेटेड आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी थी, पढ़ा होगा आई गेस सभी ने। मैं डायग्राम बना देता हूं तो शायद थोड़ा याद आ जाए। तो shear stress variation along the member of elastically homogeneous section। आपने इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखा होगा। डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट मैं बता रहा हूं क्योंकि उसका काम आएगा यहां पर, और कुछ नहीं।
एक ऐसी बीम ली होगी आपने, ठीक है, बीम है आपके पास पर, आपने इसके एनालिसिस के लिए यहां पर एक dx लेंथ ले ली होगी, यह है dx लेंथ। इस dx लेंथ के अंदर पर आप एक यूनिट पार्टिकल लेते हैं, यूनिट पार्टिकल लेते हैं। यहां पर मैं जोन बना देता हूं, जिन जोन की स्टडी कर लूंगा मैं। तो 1 जोन हो गया, 2 जोन हो गया और 3 जोन हो गया। 3 जोन है, इन 3 जोन की स्टडी कर सकते हैं अपन। और दिस इज आवर यूनिट पार्टिकल, दिस इज आवर यूनिट पार्टिकल। ठीक है, इस पर लोड लगा हुआ है। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये यहां से, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम एंड ट्विस्टिंग इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा सभी ने। ओके, सेमेस्टर के पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। सुमित अब इधर देखो ध्यान से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड 3 जोन है, इन पर अपन करते हैं एक एक कर कर स्टडी। तो हम बात करते हैं पहले, समझा नहीं रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि इसके रिजल्ट की जरूरत है, तो इसलिए सोम में जो पढ़ा था उसी को रिपीट कर रहा हूं। आई एम वेस्टिंग योर टाइम, अगेन आई एम सेइंग आई एम वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन उतना वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोम में सब चीज पढ़ रखा है, तो उसको सिर्फ रिवाइज कर कर लिख रहा हूं यहां पर। लेकिन ये यदि चीज आप लोग मुझे डायरेक्टली बता देते तो बहुत काम की होती है। अब पता नहीं कितने स्टूडेंट बता पाए कितने नहीं बता पाए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम किसके थ्रू देखते हैं? सेक्शन 1 के साथ, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं तो W, ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं x, ठीक है, x डिस्टेंस ले लेते हैं। ये W हुआ तो WX का लोडिंग लग रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से आपके पास पर एक रिजल्टेंट मिलेगा आपको किसका? V का, सॉरी इसका रिएक्शन मिलेगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास पर? ये शेयर फोर्स कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं आप? शेयर फोर्स कितना निकल जाएगा यहाँ पर? दिस शेयर फोर्स सर ये हो जाएगा WL/2 हो जाएगा। शेयर फोर्स बताएंगे सभी लोग? बताए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अरे होगा नहीं होगा। और यहां पर यूनिट ब्लॉक है अपना, here is our unit block. So resultant will be resultant will be in up direction. शेयर फोर्स WL/2 की जगह WX/2 रहेगा। यहां से देखो ये कितना रहेगा शेयर फोर्स? शेयर फोर्स उतना ही रहेगा या WX के हिसाब से चेंज हो जाएगा भाई? कितना होगा शेयर फोर्स निकालो। अरे इस जोन को देख रहा हूं ना, 1 जोन को, दिस इज 1, जिस पर एक शेयर फोर्स है आपके पास पर, एक आपके पास पर इसकी वजह से देखने को मिलेगा WX/,
करण बाबू, WXL/2 क्या करना क्या चाह रहे हो? MM स्क्वायर करोगे क्या उसको? है क्या होगा? WL/2 होगा, WX/2 होगा? जल्दी 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 बताएं। WL/2 का अपवर्ड है, WX का आपके पास पर डाउनवर्ड बिहेवियर है, तो रिजल्टेंट दैट विल बी इन अप डायरेक्शन। आई एम ओनली शोइंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम, मैं सिर्फ वर्टिकल इक्विलिब्रियम शो कर रहा हूं, ठीक है? सिर्फ क्या कर रहा हूं? वर्टिकल इक्विलिब्रियम शो कर रहा हूं। ये तो सभी को पता था, ये सभी को पता था या नहीं पता था? जल्दी बताएंगे, यस और नो। जिनको डाउट था उनको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ जाएगा यार आरसीसी से, क्योंकि आरसीसी में वो डिस्कस नहीं करने वाला हूं। सो में मैकेनिक्स रहता तो पूरा डिस्कस करता, कैसे बनता है एसएफडी, ऐसा ही क्यों बनता है ना? पैराबोलिक क्यों नहीं बनता है, उसके इंक्लाइंड लाइन क्यों नहीं बनता है, वो सब चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने वर्टिकल इक्विलिब्रियम की। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं किसकी, ओनली हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ओनली हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कहां से? सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 से। तो यहां पर मैं बात करता हूं इस जोन को, ध्यान से देखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज dx लेंथ, दिस इज थर्ड, ठीक है? कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है यहां पर, यहां से देखेंगे तो कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है? यहां से, चलो यहां से देख लेते हैं अपन, सिर्फ इतना ही देख लेते हैं। कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज अवर सेक्शन, दिस इज अवर यूनिट सेक्शन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो किस तरफ पर मिलेगा? इसका रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर, ओके? रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम को यदि सम अप करूं तो क्या मिलता है? और ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को सम अप करूं तो क्या मिलता है? इन दोनों को सम अप करूं तो क्या मिलता है? यूनिट ब्लॉक। यूनिट ब्लॉक ऐसा मिलता है, और यहां पर वर्टिकल की वजह से और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की वजह से इस तरह से बिहेवियर देखने को मिलता है। अब ये क्या कराएंगे? इसकी ट्विस्टिंग करा सकते हैं, ये ट्विस्टिंग करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं? घुमा देंगे सर इसको। यदि घुमाए नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्विस्टिंग इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ओके? तो ये जो मैंने अभी किया है ये ट्विस्टिंग होगा, ये ट्विस्ट कर जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट सेक्शन जो देखने को मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा घूम जाएगा। ये घूमे नहीं तो हम क्या चाहते हैं? घूमे नहीं तो हम क्या चाहते हैं? यहां पर इक्विलिब्रियम, है ना? तो यहां पर आपके पास पर ट्विस्टिंग इक्विलिब्रियम, तो प्रिंसिपल शियर फोर्स हो गया आपके पास पर, एंड दिस इज ट्विस्टिंग इक्विलिब्रियम। तो थर्ड में यदि बात करता हूं तो ट्विस्टिंग इक्विलिब्रियम जो देखकर बनाता हूं मैं किसको? सेक्शन थर्ड को। सो दैट विल बी दिस। आप चाहें तो इसको मैं छोटा कर देता हूं,
सो हमें अल्टीमेटली पढ़ना है क्या, शेयर स्ट्रेस के बारे में। तो शेयर स्ट्रेस का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ऑन अ यूनिट ब्लॉक। तो जब मैं यूनिट ब्लॉक की बात करूंगा, कहां पर, इस बीम पे, इस बीम पर यूनिट ब्लॉक की जब बात करूंगा, तो इस बीम का बिहेवियर कैसा देखने को मिलेगा। यूनिट ब्लॉक में ड्रॉ करूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, कल जब मैं ड्रॉ करूंगा यूनिट ब्लॉक, तो कहां ड्रॉ करोगे सर आप सर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। हम तो उस यूनिट ब्लॉक पर क्या है स्ट्रेस बिहेवियर वो बता सकते हैं। यदि सर वहां पर शेयर हो रहा होगा, यहां पर यदि शेयर हो रहा होगा, तो शेयर का बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। यहां पर भी हम देखते हैं, सेंटर ऑफ द बीम पर देखते हैं, सेंटर ऑफ द बीम पर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है ट्विस्टिंग बिहेवियर। ओके, तो यहां पर भी इन जनरल यदि मैं बात करूं, तो यहां पर आपके पास पर सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिहेवियर, या फिर यू कैन से कि यहां पर आपके पास पर शेयर का डोमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। और वो हम लोगों ने यहां पर ही समझ लिया था, इस डायग्राम पर ही समझ लिया था कि शेयर का डोमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहां पर कंक्लूड करते हैं, और जो हम कल स्टार्ट करेंगे टॉपिक, विजिबल है सबको? एक मिनट, अरे हो भाई, विजिबल है सभी को? विजिबल है ना, चलो ठीक। लो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट था, इसको यदि लेना है तो एक मिनट, क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको लेना है तो इधर से लो। तो क्वेश्चन दिया था मैं करने को, ये क्वेश्चन दिया था और ये वाला करना था आपको। इसको ले लो पहले तो स्क्रीनशॉट इसका, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अरे भाई क्या करना चाह रहा है? अब ले लो, किसी को लेना है तो, यदि सॉल्यूशन वाला पार्ट देखना है तो। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। चलिए, सो कल हम ऑलमोस्ट शेयर के पार्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बता रहा हूं करण, कल हम लोग शेयर का पार्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। तो कल का क्लास मिस नहीं करना, और जो भी आपका फ्रेंड है ना उसको बुलाना शेयर में, जिसको भी डाउट होगा ना वो कल आना और अपने डाउट को पूछना यहाँ पर, है ना, क्योंकि कल हम ऑलमोस्ट शेयर के पार्ट को खत्म कर देंगे। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये नहीं कि सर शेयर में ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नीचे कुछ नहीं लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा है, वही सॉल्व होकर आया है। क्वेश्चन है इसके नीचे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, %20 ज्यादा तो पार्शली
20% कम तो फुल्ली, हाँ बिल्कुल सही। अरे देख लिया भाई। हाँ, किसी का 9 बजे से क्लास रहता है, किसी का 9 बजे से क्लास है, कोई नेक्स्ट क्लास है किसी का भी? किसी का है तो यहां पर लिखें कमेंट बॉक्स में। नहीं है? ओके, तो मैं पूछ लूंगा, यदि और कोई स्लॉट आपका हो ना इस बीच में तो आई विल स्टार्ट क्लास। अरे कभी कभी ना बाबू। और अभी कौन सा कॉलेज, कहां पर जा रहे हो अभिषेक? अरे मॉर्निंग में ही रहेगा, इसी को अपन 9 तक, 9 को 10 तक कर लेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। चलिए बाय बाय।